चलो, वेलकम and very good morning to all of you. Going to last lecture we discuss about the bonding in metal carbonyls, synergic effect क्या होता है, and lastly we discuss about the application of coordination compounds. मतलब coordination compound कहाँ पर यूज किए जाते हैं, कौन से फील्ड में, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, ये जनरली हमने कंसिडर किया था इनटू लास्ट लेक्चर. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, बिफोर गोइंग टू द आइसोमेरिज्म देयर इज वन मोर पॉइंट. The difference between double salt, difference between double salt and coordination complex. चलो, आवाज क्लियर है? ओके, तो फिर उनका नेट का प्रॉब्लम है. चलो, so write the heading difference between double salt and coordination complex. हमें डिफरेंस करना है दो कंपाउंड में, एक होते हैं डबल साल्ट और दूसरे होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब देखो, डबल साल्ट किसे कहना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहना है. डबल साल्ट मतलब यहां पर नाम से ही पता चलता है, डबल साल्ट मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू डिफरेंट साल्ट्स आर प्रेजेंट. जहां पर क्या होंगे, दो डिफरेंट साल्ट्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, डबल साल्ट कहेंगे. जैसे कि कंडीशन देखो क्या है, देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट साल्ट. मतलब डबल साल्ट किसे कहना है, जहां पर दो से दो डिफरेंट साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि मान लो K2SO4, ये एक वन साल्ट है, पोटेशियम सल्फेट, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट एंड दिस इज द हाइड्रेटेड फॉर्म. इसको जनरली क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ एलम, पोटैश एलम. एलम पता है सबको? हाँ, तुरटी. So what is the formula for potash alum? It is K2SO4 dot Al2SO4 taken thrice dot 24H2. अब या इस कंपाउंड में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साल्ट आर प्रेजेंट. दोनों भी डिफरेंट टाइप के साल्ट, एक है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट. दिस इज KCl MgCl2. यहां पर भी दो टाइप के साल्ट है, KCl है, MgCl2 है, हाइड्रेटेड फॉर्म में. इसको कहा जाता है कार्नेलाइट. इसको कॉमनली क्या नाम दिया जाता है, कार्नेलाइट. या फिर एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम, इट इज NH4 taken twice SO4 dot FeSO4 dot 6H2. This is called as a Morse salt. अब यहां पर भी देखो, अमोनियम सल्फेट एंड फेरस सल्फेट, दो डिफरेंट टाइप के साल्ट प्रेजेंट है. तो ऐसे कंपाउंड जहां पर दो डिफरेंट साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम जनरली क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमें पता है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स. These are the combination of central metal ion and ligand. जैसे FeCN4 है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम एक रहता है और सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज लिगेंड्स. या फिर CONH3 6 टाइम है. तो ये केमिकल फार्मूला याद रखो, पोटैश एलम का फार्मूला क्या है, कार्नेलाइट का क्या है. So all these are the examples of double salt. सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां पर दो डिफरेंट साल्ट प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ डबल साल्ट. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमें पता है कैसे आइडेंटिफाइड करना है, ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगैंड सराउंड करता है उसे, लाइक दिस. This is called carnallite, this is called as potash alum.
अब 2 मार्क के लिए बोर्ड के लिए क्वेश्चन आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 2 मार्क के लिए आपको 4 पॉइंट्स बताना है। पहला पॉइंट क्या है, डबल साल्ट दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट साल्ट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड। एग्जांपल देना है एक एक एग्जांपल दिया तो भी चलेगा बोर्ड के लिए। चलो पहला पॉइंट हुआ, चलो फिर दूसरा पॉइंट देखो, डबल साल्ट लूज देयर आइडेंटिटी परमानेंटली इफ दे डिजॉल्व इन एक्वियस सॉल्यूशन। अगर इनको हम पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो दे लूज देयर आइडेंटिटी परमानेंटली, मतलब दे कैन डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस। मतलब पोटेशियम डिसोसिएट कैसे होगा, K प्लस होगा, SO4 2 माइनस होगा, Al3 प्लस होगा, लाइक दिस दे आर डिसोसिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, लूज देयर प्रॉपर्टी परमानेंटली। आइडेंटिटी परमानेंटली वो लूज करते। देखो सिंपल सा है, पोटेशियम ले लो आप, पोटेशियम का यूज क्या होता है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इट कोएगुलेट्स द मड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर, बराबर है। अब एक बार आपने यूज करने के बाद धीरे 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 वो छोटा होते जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, बराबर। क्या आप उसको फिर से रिजनरेट कर सकते हो? क्या आप फिर से रिजनरेट कर सकते हो? मतलब दे कैन लूज देयर आइडेंटिटी परमानेंटली। तो डबल साल्ट जनरली क्या होते हैं, दे कैन लूज देयर आइडेंटिटी परमानेंटली, मतलब दे कैन डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी। एक्वियस सॉल्यूशन में जाने के बाद फिर से वो आइडेंटिटी रिटेन कर सकते हैं। जैसे ये पानी के अंदर डाल दो तो ऐसे क्या ऐसा ही रहेगा, सो इट रिटेन, क्योंकि अंदर से तो डिसोसिएट नहीं होता, अंदर तो बॉन्डिंग स्ट्रांग रहती है। दैट्स व्हाई दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन करते हैं, लेकिन डबल साल्ट क्या करते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी परमानेंटली। नहीं, हीटिंग का इफेक्ट ही नहीं कंसिडर करना है हमें। हीटिंग देने के बाद तो कोई भी कंपाउंड टूटेगा, हीट करना ही नहीं, नॉर्मली आपको स्टडी करना है दोनों में क्या डिफरेंस है। डबल साल्ट ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। पोटेशियम हुआ, मोर साल्ट हुआ, यहां पर साल्ट स्ट्रांग होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। डबल साल्ट एग्जिस्ट होते ओनली सॉलिड स्टेट में। पोटेशियम का एग्जांपल ले लो क्या वो लिक्विड में मिलता है आपको, गैस में मिलता है? नहीं, इट ओनली एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वियस फेज में भी मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं, सॉलिड स्टेट के साथ साथ वो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। And last point, the properties of double salts are same as the
एज दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मतलब यहां पर जो पोटेशियम की प्रॉपर्टी है इस कंपाउंड के अंदर, अगर आप अलग भी ले लो इसको K2SO4 और यहां पर K2SO4, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। या फिर आप कह सकते हो दे कैन चूज नॉर्मल वैलेंस। नॉर्मल वैलेंस मतलब पोटेशियम की यहां पर वैलेंसी 1 है तो अलग निकाल कर ले लो, वहां पर भी पोटेशियम की वैलेंसी 1 ही रहेगी। और यहां पर दे शोज वेरिएबल वैलेंस, मतलब अब Fe की एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है ना, वो +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है। दे शोज वेरिएबल वैलेंस, मतलब इनकी प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट से डिफरेंट आएगी। अब यहां पर Fe2+ में है, दूसरा कंपाउंड वो Fe3+ में बना सकता है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डबल साल्ट शोज नॉर्मल वैलेंस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शोज वेरिएबल वैलेंस। तो 2 मार्क के लिए आपको ये डिफरेंस देना है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जहां पर 2 साल्ट प्रेजेंट होते हैं, नो डाउट वो कौन होगा, डबल साल्ट होगा। और जहां पर सेंट्रल मेटल एटम होगा और लिगैंड होगा, नो डाउट उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अब लास्ट पॉइंट की तरफ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज मीन बाय आइसोमर। आइसोमर किसे कहना है? सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ओके, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब देखो आइसोमेरिज्म जनरली जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर। एक कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल, और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर, इनके अलावा आपको दूसरे भी पता है पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, वो ऑर्गेनिक में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म प्रेजेंट रहते हैं? एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल मतलब जहां पर मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। सिंपल सी डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमर किसे कहेंगे? सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो टोटल हमें यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने स्टडी करना है? 4 स्टडी करना है। पहला है आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरा है लिंकेज, तीसरा है कोऑर्डिनेशन और चौथा है हाइड्रेट। ऐसे 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें देखना है।
स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब सेम डेफिनेशन जो आपने थोड़ी देर पहले बताई, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रखना है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर मतलब क्या है बताओ, स्टीरियो आइसोमर किसे कहते हैं? मैंने टाइप नहीं पूछा, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है ये पूछा। यस, they have same molecular formula but different in a spatial arrangement of atoms। spatial arrangement मतलब स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से करना है, that is called as a spatial arrangement of atoms। या यहां पर हम क्या कहेंगे, लिगेंड्स की डिफरेंट अरेंजमेंट हो। तो there are two types of stereoisomer, one is a geometrical और दूसरा रहता है ऑप्टिकल। एक रहता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा कौन सा रहता है, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिस ट्रांस and optical are further classified as DL। D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L मतलब लियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट हैंड साइड रोटेशन होगा पीपीएल का, लियो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को रोटेशन होगा। ठीक है, तो जनरली हमें इतने टाइप के आइसोमेरिज्म स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर से। ठीक है, अब जो डायग्राम बताऊंगा वो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ कर ले लो उसमें क्या है, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो आइसोमेरिज्म हम मेनली दो टाइप, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल किसे कहना है, अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर, मतलब दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर की स्टडी करना है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। वन बाय वन हम डिटेल में देखने वाले। और दूसरा हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ लिगैंड अराउंड द सेंट्रल मेटल। स्पेस में अलग तरीके से अरेंजमेंट करना है। मोलिकुलर फार्मूला यहां पर भी सेम रहेगा लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा। इसमें दो है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल फर्दर क्लासिफाइड एज अ सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल डी एंड एल। तो ये ड्रॉ करना नहीं है, सिंपली हम डिटेल में देखेंगे। आप हेडिंग लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हेडिंग लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टोटल 4 टाइप्स हमें देखना है। ठीक है, पहला कौन सा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो हाँ, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर याद रखना काफी सिंपल है और इसका एप्लीकेशन भी काफी सिंपल है। आपको नाम से ही पता चलने वाला इसमें क्या करना है। देखो आइसोमेरिज्म मतलब यहां पर मोलिकुलर फार्मूला सेम रखना है, बट ऑन डिसोसिएशन दे प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस। मोलिकुलर फार्मूला सेम बट दे प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयंस। जैसे एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखो मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, CO NH3 5 Br SO4, ये कंपाउंड दिया CO NH3 5
SO4Br। अब दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है। इसमें कोबाल्ट है, अमाइन है, ब्रोमीन है और सल्फेट है। इसमें भी कोबाल्ट है, अमाइन है, सल्फेट है और ब्रोमीन है। तो मोलिकुलर फार्मूला यहां पर क्या हुआ? सेम। करेक्ट। अब देखो, इसको अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो मुझे कौन से आयंस मिलेंगे? चलो डिसोसिएशन कर दो। यस, यहां पर देखो क्या मिलेगा आपको? CONH3 5 टाइम्स, Br 2 प्लस और SO4 2 माइनस। करेक्ट। और यहां पर आपको क्या मिलेगा? CONH3 5 टाइम्स SO4 plus and Br minus. They produces different ions. Are called as a ionization isomerism. या फिर दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? देखो यहां पर मैंने क्या किया, दोनों में बताओ क्या किया? ऑब्जर्वेशन आपका क्या कहता है? दोनों में क्या चेंज किया? मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रखा, लेकिन क्या चेंज किया? यस, पोजीशन चेंज किया हमने। पोजीशन मतलब there is a exchange of ions inside and outside the coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर के आयंस की मैंने एक्सचेंज की। Then such a isomerism are called as a ionization isomer. सिर्फ आपको देखना है आयन की एक्सचेंज होगी या नहीं। कब होगी? अगर बाहर आयन दिया है तो नो डाउट एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है? आयोनाइजेशन आयोमर इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब ये ब्रैकेट का जो अंदर होता है उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और बाहर का जो होता है उसे आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन तो सिर्फ बाहर से ही होने वाला है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। और अंदर वाला जो होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। रिप्लेस काउंटर आयन ऐसा नहीं बोल सकते। काउंटर आयन पहले भी हो सकता है, लेकिन पहले मतलब यहां पर भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं दिखाएगा क्योंकि ये लिगैंड की जगह नहीं ले सकता है पोटेशियम। तो काउंटर आयन कहना गलत होगा। दिस इज नॉट द आयोनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि पोटेशियम लिगैंड नहीं बन सकता है। क्यों? पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज, उसके पास लोन पेयर है ही नहीं, वो लिगैंड नहीं बन सकता। डू नॉट कंसिडर एज अ ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? दिस। तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछने वाले हैं? ऐसे ही आपको पेयर देने वाले हैं और पूछने वाले हैं इनमें से आयोनाइजेशन आइसोमर की पेयर कौन सी है। तो आपको क्या करना है? मोलिकुलर फार्मूला सेम, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर और बाहर लिगैंड की एक्सचेंज करना है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ करता हूं तो कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा? यस, इट विल गिव द प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr। तो ये ऑलरेडी हमने देखा। ठीक है, आगे कुछ जरूरत नहीं लिखने की, आयन कौन सा है क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेसिपिटेट आपको पूछेंगे।
अब देखो यहां पर भी प्रिसिपिटेट होगा, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किसके साथ करना होगा? BaCl2 के साथ। तो अब ट्राई करो कौन सा प्रिसिपिटेट बनेगा। यस, इट विल एबल टू फॉर्म BaSO4। तो ये लिख कर ले लो, क्योंकि ये पूछा जाता है विच प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद BaCl। तो आइडेंटिफाइड करना काफी सिंपल है। क्या देखोगे आप? ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक्सचेंज होना चाहिए, तो ही आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। या फिर डिसोसिएशन करके देखो, इफ दे प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयंस देन आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दोनों तरीके से बता सकते हैं, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं आपको। या तो एक्सचेंज ऑफ आयंस करना है, या फिर प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयंस। लेकिन बेसिक क्या याद रखना है? मोलिकुलर फार्मूला मस्ट हैव टू बी सेम। चलो हुआ ये। बस इतना ही है। अब सेकेंड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप कौन सा है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब यहां पर भी नाम से ही पता चलता है क्या करना है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। CONH3 5 टाइम्स NO2। इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म मुझे निकाल कर बताओ। देखो नाम क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चलता है क्या करना है। अब ये मैंने कॉम्प्लेक्स दिया और पूछा इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म निकालो, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? लिंक में डिफर करना है। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन थ्रू लिंक हुआ है, तो क्या कर दो? CONH3 5 टाइम्स ONO। दिस इज द, इसका ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है और इसका ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, वाइस वर्सा। तो आप मुझे बताओ, टू शो लिंकेज आइसोमेरिज्म व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन या एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए? यस स्वप्नील, वेरी गुड। युष्रा, करेक्ट। देयर मस्ट बी प्रेजेंस एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेड लिगैंड। उसमें एक तो भी एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी वो क्या दिखाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अगर एम्बिडेंटेड लिगैंड नहीं है तो नहीं दिखा सकता है।
तो ये भी आइडेंटिफाइड करना काफी सिंपल है, सिर्फ आपको क्या देखना है, एम्बिडेंटेड लिगैंड है तो नो डाउट ये क्या दिखाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही दिखाएगा। मतलब डिफर कहां पर होगा, लिंकेज में डिफर होगा टू द सेंट्रल मेटल एटम। These isomers are formed when ligand has two different donor atoms. It coordinates to the metal via different donor atoms. Like this. यहां पर लिख कर ले लो, टू शो linkage isomerism complex contains at least one ambidentate ligand. ये रहा एग्जांपल, फर्स्ट सेकेंड, दिस इज द पेयर ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर मैंने इस कंपाउंड को ऐसे दिया होता, इसका मतलब क्या होता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स जो दिया मैंने, इसका मतलब क्या होता। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये होता है ये लिंकेज के साथ साथ आयोनाइजेशन भी दिखा सकता है। नहीं, लिंकेज दिखाएगा ना, ये NO2 है मतलब लिंकेज दिखाएगा, ये लिंकेज भी दिखाएगा, आयोनाइजेशन भी दिखाएगा, दोनों भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब आयन की एक्सचेंज हो सकती है ना यहाँ पर, ये आयोनाइजेशन भी हो सकता है, लिंकेज भी हो सकता है, मतलब किसी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग विल शोज बोथ लिंकेज एज वेल एज आयोनाइजेशन, तो आपको सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है जहां पर आयोनाइजेशन मतलब आयन की एक्सचेंज भी हो और लिंकेज भी दिखा सके। तो मतलब कहने का पॉइंट ये है कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट रह सकते हैं। चलो हुआ ये। चलो थर्ड आइसोमेरिज्म, ये तो आइडेंटिफाइड करने के लिए सबसे सिंपल है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो सिंपल सा है, आप ट्राई करो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर मुझे बताओ, ये कंपाउंड दिया, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर।
सोचो थोड़ा सा, आ जाएगा आंसर, ना डिफिकल्ट नहीं। यस, आपको क्या करना है, अब लिगैंड की एक्सचेंज करना है। फार्मूला तो सेम रखना है, मतलब आपके पास चॉइस क्या है, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, दे हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, फार्मूला आपको चेंज नहीं करना है, इसमें से कोई कम नहीं करना है, कोई ज्यादा नहीं करना है आपको। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहता है, एक्सचेंज करने का, इसके लिगैंड उसको दे दो, उसके लिगैंड इसको दे दो, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी, या कैसे आप आइडेंटिफाइड करोगे ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही है। एक्सचेंज ऑफ लिगैंड तो हमने आयोनाइजेशन में भी किया है ना। हाँ यस, दो कॉम्प्लेक्स, देखो सिंपल सी बात है, जहां पर दो ब्रैकेट दिखाई देते हैं मतलब वहां पर हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही रहेगा। दो ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं ना, आइडेंटिफाइड करना कितना सिंपल है, दो ब्रैकेट है मतलब वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही दिखाएगा, दूसरा कोई चांस नहीं, ना ये आयोनाइजेशन में आएगा या ना ये लिंकेज में आएगा। अब दोनों ब्रैकेट में से एक मैंने बताया था, एक कैटानिक रहता है, एक एनायनिक रहता है, बराबर, इसके आईयूपीएसी नेम्स भी हमने देखे थे। एक क्या रहता है, कैटानिक, एक एनायनिक, आपको बताया था किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कैटानिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में एक्सचेंज होगी लिगैंड। कोऑर्डिनेशन आइसोमर shows interchange of ligands between cationic and anionic pairs of different metal ions. देखो एग्जांपल, अब Cn Cr को अटैच था तो मैंने Cn भेज दिए कोबाल्ट को और NH3 भेज दिए Cr को, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड किया। These are the examples of coordination isomerism। मतलब आइडेंटिफाइड करना काफी सिंपल है, देखो दो ब्रैकेट है मतलब वो कोऑर्डिनेशन आइसो, सिर्फ लिगैंड की एक्सचेंज कर दो। अब मुझे बताओ इसके कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेंगे इस कंपाउंड के। नहीं नहीं नहीं, दो नहीं बनेंगे, देखो अब टोटल 6 आइसोमर बनेंगे। कैसे, देखो मुझे सिर्फ इंटरचेंज ऑफ लिगैंड कहा है, ये थोड़ी कहा है सबके सब लिगैंड कर दो, मैं एक भी कर सकता हूं ना। यहां पर मैं एक सीएन को ही भेजूंगा, यहां पर एक NH3, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है, कंडीशन याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 ही रखना है। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, चेंज नहीं किया, लेकिन ये भी तो हुआ इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मैंने लिगैंड का एक्सचेंज किया है या नहीं ब्रैकेट के अंदर, जरूर किया है, एक का किया है, ऐसा थोड़ी कहा है सिर्फ एक का ही करो या 6 का ही करो, मैं एक का कर सकता हूँ, दो का कर सकता हूँ, तीन का कर सकता हूँ, चार का कर सकता हूँ, पांच का कर सकता हूँ, 6 का कर सकता हूँ। तो ऐसे टोटल कितने आइसोमर मिलेंगे, 6 आइसोमर। अगर मैं ये कंपाउंड देता हूं तो इसके कितने आइसोमर मिलेंगे,
यस, इसके 4 आइसोमर मिलेंगे, एक एक एक्सचेंज करते रहो। ठीक है, टोटल 6 आइसोमर मिलेंगे पहले के और दूसरे के टोटल 4 आइसोमर। लेकिन आइडेंटिफाइड कैसे करना है? यस, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6। यस यस, सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में है, नहीं तो आप आयोनाइजेशन लिंकेज में लगा दोगे वो कॉन्सेप्ट, वो गलत होगा। सिर्फ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाँ, जहां पर 2 ब्रैकेट है वहां पर। चलो, क्लियर है? ये तो सबसे सिंपल है, आसान है, आइडेंटिफाइड करना है, नाम से ही पता चलेगा आपको। नाम और एग्जाम्पल याद रखो। सॉल्वेट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ हाइड्रेट आइसोमर। अब हाइड्रेट का मतलब क्या है? यस, वाटर। तो मतलब यहां पर क्या है, टिपिकली हमें वाटर मॉलिक्यूल की एक्सचेंज करना है। वाटर का एक्सचेंज करना है। जैसे कि मान लो मैंने आपको क्या दिया, CO, CrH2O6Cl3। There is the exchange of water molecule inside and outside the coordination sphere. पर्टिकुलरली अगर वाटर की एक्सचेंज होगी तो उसे हम हाइड्रेट कहेंगे या सॉल्वेट आइसोमर। अब यहां पर Cl की एक्सचेंज होगी किसके साथ? वाटर के साथ। This isomer is similar to that of which isomer? किसके जैसे दिखता है ये? यस, इट इज आल्सो, हम कह सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ आयोनाइजेशन। लेकिन आयोनाइजेशन में किसी भी आयन का एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रेट में सिर्फ वाटर का ही एक्सचेंज करना है। इसकी वजह से इसको अलग से नाम दिया गया, सॉल्वेट या हाइड्रेट, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। चलो मुझे बताओ इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं? ये तो हुआ पहला आइसोमर। अरे नहीं 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 नहीं, हाँ देखो कंडीशन क्या है, CrH2O 5 टाइम्स Cl2.H2, करेक्ट। ये पहला आइसोमर हुआ, एक क्लोरीन अंदर लिया, एक वाटर बाहर भेजा। अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 वाटर को बाहर भेज सकता हूं, 2 क्लोरीन अंदर ले सकता हूं। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 आइसोमर। अब नेक्स्ट, CrH2O3Cl3.3H2O। लेकिन याद रखो, दिस आइसोमर डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऐसा आइसोमर नहीं बनता है। आप सोचोगे क्यों, यहां पर तो एक्सचेंज हुआ, क्लोरीन 3 अंदर लिए, 3 वाटर बाहर भेजे, क्यों नहीं बनता है? इसके 3 ही आइसोमर है, ओरिजिनल 4 होना चाहिए था, लेकिन चौथा एग्जिस्ट नहीं होता है, चौथा स्टेबल नहीं होता है, फॉर्म ही नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होता। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो बैलेंस है ना, +3 इसमें भी +3। देखो कंडीशन क्या है,
अब जितने भी कंपाउंड आपने देखे, याद करो, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं था जहां पर बाहर न्यूट्रल था। यहां पर या तो Cl2 ऐसा था। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा रहता था। ये क्यों एग्जिस्ट होता है कंपाउंड, ये क्लोरीन क्यों अटैच रह सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता, इसकी वजह से ये क्लोरीन उसको अटैच करके रह सकता है। लेकिन यहां पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। क्या चार्ज आएगा ब्रैकेट के ऊपर? तो क्या ये कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट उस वाटर को होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या दे सकते हो? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं होगा। चलो ये तीन ही आइसोमर लिख कर ले लो, चौथे के रीजन लिख कर ले लो क्यों एग्जिस्ट नहीं होता है। तो चौथा लिखो और दिस कॉम्प्लेक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिखो उसके सामने। हाँ, राइट हैंड साइड वाले काउंटर आयंस। काउंटर आयन पहले और बाद में दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर पहले वाला तो आयोनाइजेशन आइसो ये दिखाएगा ही नहीं। तो ये हुए टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहां तक हमने क्या देखा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो चार स्ट्रक्चरल आइसोमर है, काफी सिंपल है। आयोनाइजेशन में आयंस की एक्सचेंज होगी, लिंकेज में लिंक में डिफर होगा, मतलब एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में दो कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट होना जरूरी है, ब्रैकेट के अंदर ही लिगैंड की एक्सचेंज होगी। और हाई डेट में टिपिकली वाटर की एक्सचेंज होगी। तो ये आइडेंटिफाइड करना काफी सिंपल है। अब सेकेंड टाइप आइसोमेरिज्म का सेकेंड टाइप हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेडिंग लिखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला टाइप। फर्स्ट नंबर लिखो, 1 नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ब्रैकेट में सिस ट्रांस लिख सकते हो आप। अब मुझे बताओ सिस मतलब और ट्रांस मतलब क्या है?
सिस कैसे आइडेंटिफाइड करोगे और ट्रांस कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? चलो वो तो हुआ ऑर्गेनिक का। अब देखो इनऑर्गेनिक का सिस ट्रांस कैसे होता है। देखो जो सिमिलर लिगैंड है, सिमिलर लिगैंड जो है, या जो भी लिगैंड हम कंसिडर करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के लिए, अगर उनमें डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितने का, 90 डिग्री का, देन दे आर कॉल्ड एज अ सिस आइसोमर। सिमिलर लिगैंड में आगे चलकर बताऊंगा एग्जांपल में। जैसे कि मान लो अगर मैंने क्या दिया, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया, अब मुझे बताओ यहां पर चारों एंगल कितने के रहते हैं, 90 के रहते हैं बराबर। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। अब कौन से भी दो सिमिलर लिगैंड ले लो, ए ले लो या बी ले लो। ए मैं लेता हूं, यहां पर एंगल कितने का है ए और ए में, 90 का है, मतलब ये हुआ 6। कहने को आप कह सकते हो सेम साइड ऑफ द प्लेन है, लेकिन यहाँ पर प्लेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर एंगल वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, बताने के लिए आप बता सकते हैं ये एक साइड को दिख रहे हैं मतलब ये सिस है, चलेगा, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कहता है, सिमिलर लिगैंड में बॉन्ड एंगल कितना रहना जरूरी है, 90 डिग्री। अब इसका अगर मैंने ट्रांस कहा तो कैसे निकालोगे, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, स्क्वायर प्लेन। अब देखो ये ए और ए, व्हाट इज द एंगल, 180 डिग्री, दैट मीन्स इट इज अ ट्रांस आइसोमर। या कहने को आप कह सकते हो अपोजिट साइड दिख रही है, चलेगा, याद रखने के लिए वो भी चलेगा, सेम साइड अपोजिट साइड, लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है, सिस के लिए एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है और ट्रांस के लिए 180 का। तो ऐसे सिस के ऊपर लिखो 90 डिग्री और ट्रांस के ऊपर 180 डिग्री। चलो अब जो आइसोमर हमें देखना है वो सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर में देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो बॉन्ड एंगल चेंज होना जरूरी है, एंगल चेंज होना जरूरी है। अगर 90 का 180 होता है तो ही हम कह सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, टोटल हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 की स्टडी करना है, ना तो 5 है ना ही 3 है सिलेबस के लिए, ओनली 4 एंड 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मुझे बताओ कितने ज्योमेट्रीज बनते हैं, दो, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, पहला लिखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल में आपको क्या याद रखना है, देखो मैं टाइप बताऊंगा उसका टाइप क्या है, एग्जाम्पल तो आप कितने भी बना सकते हो, लेकिन मेन टाइप आपको याद रखना है। ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हम नहीं लेंगे, या एक दो एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, लेकिन आपको टाइप याद रखना है, कैसे याद रखना है वो देखेंगे आगे। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यम, ये ए, ये बी, ये बी और ये ए, ये कौन सा आइसोमर है,
देखो सीस ट्रांस सीस ट्रांस सीस ट्रांस, आप किसी ने ही कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया। दिस कॉम्प्लेक्स डज नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हाँ अब बता रहे, देखो बॉन्ड एंगल सब बता रहे। पहले ये बताया होता तो मैंने क्या कहा, सिमिलर लिगैंड में अगर 90 डिग्री का एंगल है तभी वो सिस होगा, लेकिन यहां पर सिमिलर लिगैंड में एंगल टेट्राहेड्रल में कितना रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट। आप फिर से इसको रोटेट करके देख लो, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी। अब मुझे बताओ ये ए एम ए, यहां का एंगल कितना है, उतना ही रहता है ना। सब बॉन्ड एंगल कितने रहते हैं टेट्राहेड्रल में, 109 डिग्री रहता है। क्या कोई आप पोजीशन चेंज करके देखो लिगैंड की, क्या एंगल चेंज होता है टेट्राहेड्रल में? कौन सी भी पोजीशन एक्सचेंज करके देख लो लिगैंड की, देयर इज नो चेंज इन एंगल, वो 109 डिग्री ही रहेगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल शोज आइसोमेरिज्म और नॉट? यस, रीजन क्या दोगे आप? व्हाई टेट्राहेड्रल, आपको अगर बोर्ड के लिए पूछा व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चलो एंगल डज नॉट चेंज के बजाय आप ये रीजन दे सकते हो, ऑल द पोजिशन ऑफ लिगैंड्स आर आइडेंटिकल, लिगैंड की पोजिशन आइडेंटिकल है। ठीक है, चलो लिख कर ले लो। Tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism as all ligands have identical position. चलो तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक भी एग्जांपल नहीं मिला। अब बची कौन सी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी 4 में है हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, अभी 6 में जाना ही नहीं अभी हमें। चलो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की दूसरी ज्योमेट्री, सेकंड नंबर उसमें लिखो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। चलो मैं एक ऑर्गेनिक का एग्जांपल पूछता हूं। ये कौन सा आइसोमर है, तो यार अगर ये सिस है तो फिर इसका ट्रांस कैसे निकालोगे, बताओ मुझे। अगर सिस हुआ फॉर्म तो नो डाउट ट्रांस तो होना ही चाहिए। ये भी नहीं दिखाएगा CL मतलब ये, क्योंकि सबके सब सेम है ना, आप डिफरेंस कैसे करोगे, कौन सेम साइड है कौन अपोजिट साइड है, डिफरेंस नहीं कर पाओगे आप। हाँ अगर मैंने यहां पर यच और यच दिया होता तो अब आप कहते ये कौन सा आइसोमर है, अब ये कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर। अब हम कहते हैं, ठीक है। वैसे मुझे बताओ अगर मैंने स्क्वायर कॉम्प्लेक्स दिया यम ए ए ए और ए, क्या ये आइसोमर दिखाएगा?
नहीं दिखाएगा। मतलब कौन सा टाइप है ये, MA4 था, नहीं दिखाएगा। उसी तरीके से MA3B ये भी नहीं दिखाएगा। तो पहला सक्सेसफुल कंपाउंड कौन सा है जो आइसोमेरिज्म दिखाता है, वो है MA2B2। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, हाँ अब ये पॉइंट याद रखो, ए और बी स्मॉल लेटर दिया मतलब वो मोनोडेंटेड लिगैंड है, ये पहले क्लियर करके देता हूं आपका। स्मॉल लेटर लिखा है मतलब वो मोनोडेंटेड लिगैंड, कैपिटल लिखा मतलब वो बायडेंटेड आएगा, कैपिटल लेटर वाला वो आगे चलकर देखेंगे। पहले ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, और इसकी ज्योमेट्री नो डाउट स्क्वायर प्लेनार ही रहना चाहिए, तभी ये दिखा सकता है। कितने आइसोमर दिखाएगा अब ये, 2 आइसोमर दिखाएगा। 2 कौन से, एक सिस एक ट्रांस। देखो अब यहां पर ए ए एंगल कितने का हुआ, 90 डिग्री का, तो ये हुआ सिस आइसोमर। आप इसका ट्रांस आइसोमर निकाल सकते हो। ये मैंने टाइप दिया, एग्जाम्पल तो आपको कितने भी बना सकते हो, आप खुद बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो ये एग्जाम्पल दूंगा, PT NH3 2 टाइम Cl2। आपको फाइंड आउट करना है ये टाइप ये है या नहीं। देखो सेंट्रल मेटल एटम हुआ यहां पर यम, ये मोनोडेंटेड लिगैंड कितने हैं 2, और ये कौन है B2 हुआ ये। तो ऐसे एग्जाम्पल हम पर्टिकुलर एक नहीं लेंगे, हम टाइप लेंगे। एग्जाम्पल तो आप कितने भी बना सकते हो। अब इसका आप सिस और ट्रांस निकाल कर देख लो, प्रैक्टिस बोर्ड के लिए पूछ सकते हैं आपको, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो आप ट्राई करो, एक मिलेगा सिस एक मिलेगा ट्रांस। अब मुझे बताओ ये जो सिस, अगर इसका सिस फॉर्म है तो वो कहां पर यूज करते हैं हम, उसका नाम है सिस प्लैटिन। अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिखता PT NH3 Cl, तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ, सिस फॉर्म वाला। And this is called as a cisplatin, which is act as an anti-cancer agent. For the treatment of cancer हमने देखा था। तो ये पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्लैटिन, सिसप्लैटिन। तो PT NH3 Cl2। चलो ओके, यहां तक याद रखो। रिमेनिंग आइसोमर हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, टुडे विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस सैटरडे एग्जाम हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर।